हम उन लोगों की सोच से करेंगे जो भारत में रहकर भारत पर ही जहर उगलते हैं। देश के अंदर मौजूद ये विषैले लोग आए दिन भारत की एकता और अखंडता में विष घोलने की कोशिश करते रहते हैं और ऐसी विषैली हस्तियों में से एक हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के चेयरमैन और अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जिन्होंने अपनी देश विरोधी राजनीति चमकाने के लिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ऐसी गंदी हरकत की है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि पहले आप यासीन मलिक के मुंह से निकले उन शब्दों को सुने जो उन्होंने सुरक्षा बलों के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद हम इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। हालांकि ये वीडियो क्लिप दिखाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूंगा कि यासीन मलिक ने जिस तरह की भड़काने वाली और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है वो इतनी अभद्र है कि हमें इसके कुछ हिस्सों को सेंसर करना पड़ा है। लेकिन ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए ये विश्लेषण करना जरूरी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने कल यासीन मलिक को हिरासत में लिया था। दरअसल यासीन मलिक उधमपुर जिले में एक ट्रक पर हुए पेट्रोल बम हमले में मारे गए जाहिद रसूल बट के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने अनंतनाग के गांव में जा रहे थे, जिसका नाम है बटांगू। यासीन मलिक मंगलवार को इस गांव से अनंतनाग के मुख्य बाजार तक भड़काऊ प्रदर्शन भी कर रहे थे। हैरानी इस बात की है कि किसी की दुखद मौत को भी यासीन मलिक ने अपनी देश विरोधी राजनीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। यासीन मलिक ने अपनी रैली में पहले भड़काऊ भाषण दिया, फिर उनके समर्थकों ने भारत विरोधी नारेबाजी की। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद यासीन मलिक ने सुरक्षा बलों के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। हमने अनंतनाग में यासीन मलिक की जहरीली बातों का पूरा वीडियो विश्लेषण किया है, जो आज हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यासीन मलिक से संबंधित कुछ बातों का जिक्र करना आज बेहद जरूरी है। यासीन मलिक असलियत में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का वो मोहरा है जो कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। यासीन मलिक वो व्यक्ति है जो मुंबई हमलों के गुनाहगार हाफिज सईद को हाफिज भाईजान कहकर पुकारता है और हाफिज सईद की भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। इस तस्वीर को कोई नहीं भूल सकता जब संसद हमले के गुनाहगार अफजल गुरु की फांसी के विरोध में वर्ष 2013 में यासीन मलिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूख हड़ताल पर बैठा था और उस वक्त यासीन मलिक के साथ मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी मौजूद था। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि यासीन मलिक जैसे लोग भारत में ISI और पाकिस्तानी आकाओं के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और यही वजह है कि आए दिन ऐसे लोगों की भारत विरोधी सोच की ये तस्वीरें और बातें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। इसलिए आज देश विरोधी सोच रखने वालों को सभ्य भाषा में उनकी हैसियत दिखाना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनंतनाग का पूरा मामला क्या है और यासीन मलिक जैसे लोग किस तरह जम्मू कश्मीर में होने वाली घटनाओं की चिंगारियों में अपनी नफरत का घी डालकर उन्हें आग बना देते हैं। यासीन मलिक की जहरीली भाषा के खिलाफ इंडिया फाइट्स बैक। इस कश्मीरी कौम को हाफिज सईद को हाफिज भाईजान बोलने वाले यासीन मलिक को जवाब देना जरूरी है। यासीन मलिक को इतनी नफरत है तो भारत छोड़ क्यों नहीं देते? जब अपने ही घर में दुश्मन मौजूद हो तो बाहर के दुश्मनों से निपटने से पहले देश के भीतर बैठे ऐसे दुश्मनों का इलाज करना
जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को भी आप देश के भीतर बैठे एक ऐसे ही दुश्मन की श्रेणी में रख सकते हैं। हमारी 10 साल की बेटी है कि इन 13 साल की मेरी जो शादी हुई है इसके अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत से अटैक्स, बहुत से अरेस्ट आए हैं, मगर इस वक्त जो हालत है मेरे हस्बैंड की, उनको तिहाड़ के डेथ सेल में रखा हुआ है 5x7 फीट के, उनको कोई काउंसिल एक्सेस नहीं है, और जो उनके लॉयर थे राजा तफैल साहब को बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 1.5 ईयर पहले उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। और ये कोई पुरानी बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए कि वो हमेशा जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनके लॉयर्स को अटैक करते हैं, उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। तो यासीन साहब ने कहा कि अब मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, जो इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एवरीथिंग जो इंटरनेशनल चार्टर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है, जो बुनियादी हक है हर इंसान का, कि अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, और ये तो दहशतगर्दी के मुकदमे, जब एक पुरअमन, एक हुर्रियत अजीम रहनुमा जो लीड कर रहे हैं एक स्ट्रगल ऑफ नॉन वायलेंस, तो उनके खिलाफ टेरर फंडिंग के, टेरर फाइनेंसिंग के, टेरर गैंगिंग के और सिडेशन के चार्जेस और ऊपा जैसे और टाडा जैसे और पब्लिक सेफ्टी जैसे ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो उनके खिलाफ डाले जाएं, जिसके तहत वो अपना केस भी नहीं प्लीड कर सकते। और जो सबसे खौफनाक बात है इस वक्त कि जब उन्होंने कहा कि मैं अपने केसेस खुद मैं बोलूंगा, तो जब भी उनको ऑनलाइन प्रेजेंट किया गया है तो उसके अंदर उनकी आवाज म्यूट कर दी जाती थी जब वो बोल रहे होते थे जज के साथ, और जब उनके खिलाफ एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते थे हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से, तो तब उनकी तरफ से वॉल्यूम बंद कर दिया जाता था ताकि यासीन साहब को ऑनलाइन वो सुन भी ना सके कि उनके खिलाफ क्या बात की जा रही है। और उसके साथ साथ उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, उनको कोई हेल्थ केयर नहीं मिली, उनको एक डेथ सेल में ओपन टॉयलेट के सामने सुलाया जाता है और फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। वो इंसान जिसको पिछले 35 ईयर्स से इंडिया के 3rd डिग्री टॉर्चर का वो शिकार है, जिस्म का एक एक हिस्सा जो है उनका वो गवाही देता है कि उनको कितना मारा पीटा गया, इलेक्ट्रोक्यूट किया गया है, उनके ऊपर बर्न स्कार्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर मेटालिक वाल्व है, उनको ब्लड फूड पॉइजनिंग होगी, उनको जेल में जहर दे दिया गया, कुछ साल पहले फिर जहर दिया। उनकी हेल्थ इतनी फ्रैजाइल है कि एज अ वाइफ, और मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूं, और मैं वो फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर हूं इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जब मेरी यासीन साहब से शादी हुई और मैं एक अमन का और एक प्यार का पैगाम लेके गई, और एक ये ऑफ बॉन्डिंग, मेरा कोई किसी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, मगर जिस तरीके से, क्योंकि हम एक तहरीक को लीड कर रहे हैं, हम कोई विक्टिम्स नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बेचारी बन के, हम लोग बहुत बहादुर और बहुत दलेर, और मुझे फख्र है कि मेरे जो हस्बैंड है इस वक्त भी उनके खिलाफ वो एक अकेला तन आदमी है, उसी डेथ सेल के अंदर है जहां पे मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई, जहां अफजल गुरु को फांसी दी गई, उनकी जस्ते खाकी तक नहीं मिली फैमिलीज को, ना कश्मीरियों को। तो मैं आज डिमांड करती हूं दुनिया से भी, यूनाइटेड नेशन से, कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। मेरी बेटी, मेरा दुनिया में कोई छोटा सा बच्चा भी, उसको कोई हल्का सा भी कोई हरास कर ले, पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में शोर मच जाता है। दुनिया इतनी सेंसिटिव होती है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, विमेन राइट्स। मैं तो एक विडो की जिंदगी गुजारी हूं, 13 साल से ऊपर हमारी शादी हो गई है, बड़ी मुश्किल से, बहुत दफा बहुत स्ट्रगल से मुझे वीजे मिलते थे, और जब मैं वहां जाती थी तो वहां पे जाते साथ ही मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता था महीने के लिए। 2 महीने के लिए गई तो महीने से ऊपर उनको जेल में डाल दिया, और फिर जब उन्होंने तहरीक की, कोई कॉल दी प्रोटेस्ट की मोदी के खिलाफ या पिछली रिजीम्स के, तो उनको हाइडिंग में जाना पड़ता था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं आज, क्योंकि सिविल जो मरियम साहिबा ने भी कहा है, सिविल जो कॉवेनेंट्स है, जिनीवा कन्वेंशंस है, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ प्रिजनर्स, जिसका सिग्नेटरी है हिंदुस्तान, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। आई डिमांड द यूनाइटेड नेशंस के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कैंपेन करें कि उनको जमीर का कैदी जो है डिक्लेयर कराया जाए दुनिया से, और उनको वहां से इमीडिएट तौर पे वहां से रिलीज कराया जाए ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। उनकी हेल्थ बहुत वीक है, उनके सिर पे पस पड़ गई थी, कुछ अर्सा पहले छाले पड़ गए थे उनके सिर के अंदर, उनके बाल सारे गिर गए थे। अभी भी जो उनकी फुटेज रिलीज हुई है
جب وہ کورٹ ہیئرنگ سے باہر نکل رہے اتنی ہنڈریڈز آف سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ارد گرد جیسے پتہ نہیں کون سا کوئی دہشت گرد ہے, اور وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ ملک صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک, آئی وانٹ ٹو اسپیک. تو یہ کون سا کورٹ ہے, یہ کون سا جسٹس ہے جہاں پہ جو قاتل ہے وہی جج کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, وہی اپنی طرف سے ڈیسیجن لا رہا ہے, اور وہ زبردستی فورس کر رہے ہیں یاسین صاحب کو کہ وہ سرکاری وکیل ان کے لیے رکھ دیا جائے تاکہ ان کا بالکل ہی جو ہینگنگ کی طرف یا ان کو ایکسیکیوٹ کرنے کا جو سارا کا سارا پلان ہے. اور آج میں یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پروٹیکٹیو پرسنالٹی بھی ڈکلیئر کرانا پڑے گا کیونکہ ہی از اے پولیٹیکل پرزنر, ہی از دا وائس آف دا پیپل. اور ہم لوگ چاہتے ہیں اس وقت ایز اے فیملی کہ جو ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان کو نکالا جائے. آواز تک کا رشتہ نہیں رہا, نہ ہمیں فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے, نہ کوئی ٹیلی گرام کی اجازت ہے, نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ, نہ کوئی لیٹر ہم دے سکتے, نہ کوئی ای میل. بچی ہماری ہے 8 سال سے وہ تڑپ رہی ہے اپنے باپ کو, ایک شکل دیکھ لے ان کی آواز, 3.5 سال سے وہ تک نہیں آواز کا رشتہ. تو وہ بچی لیٹرز لکھتی ہے روز اپنے والد کو, مگر وہ لیٹر کون پہنچائے گا اس کا. میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ جو میرے رائٹس جو سپریس کیے گئے ہیں میرے اور میری بیٹی کے, کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہماری ایکسیس کرائی جائے, ان سے ہم بات کریں, ان کو کوئی لیگل کاؤنسل ہیلپ دی جائے, ان کو وہاں سے نکالا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل کیمپین چلائی جائے. اور خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے سفارتکار ہیں, ہماری جو ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر, ان کو یہ خاص ایمرجنسی ٹاسک دی جائے کیونکہ 25 کو ان کے خلاف سزا سنا دینی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا لائف امپریزنمنٹ یا ہینگنگ کی جو بھی ان کی کیمپین چل رہی ہیں. یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. غداری کے میٹر میں, کسی بھی میٹر میں ان کے ساتھ جو کچھ وہ کریں گے, ان کی جان ہم نے اس وقت بچانی ہے, اور ان کی اگر جان ہم بچائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری قیادت کی جان بچائیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ سارے جو دوسرے حریت رہنما ان کی زندگیاں جو ہیں وہ نتھی ہیں, کیونکہ سب اس اسٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی ساتھ کہوں گی مریم صاحبہ سے کہ ایک تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے تھرو ایک ریزولوشن جو پاس کرائی جائے ہنگامی طور پہ یاسین صاحب کی امیڈیٹ رہائی کی, ان کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کو ہاسپٹلائز کرایا جائے. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, کیونکہ یاسین صاحب نے اور ہم نے ہمیشہ ہم اپنی فیملی کو بہت پیچھے رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی اور دوسری لیڈرشپ کی بات کریں, مگر کیونکہ یہ حالات اتنے زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں ہمارے لیے کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وی آر ویری ورڈ ایز اے فیملی. ہمارے جو رائٹس ہیں, چلڈرن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, ہیومینیٹیرین لا کے انڈر یہ فال کرتا ہے, اور کسی بھی صورت میں جو ہمارا کیس جو انہوں نے جعلی بنایا ہے یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ تو فال ہی کرتی ہے انڈر دی UN ریزولوشنز, اور ہمارے تو انڈر دی امبریلا آف انٹرنیشنل جورسڈکشن آتا ہے. تو اس بیسس پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے اور ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں کہ کائنڈلی لک انٹو دس میٹر, کہ میرا جو معاملہ ہے میری بیٹی کا اور میرے ہسبینڈ کا یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. ہم انڈر دا انڈین پینل کوڈ یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں بنتا کشمیر کا کوئی بھی جعلی مقدمہ. جس طریقے سے ہندوستان نے ایک دہشت گرد کو, کلبھوشن یادو کو جو ہے اس کی بیوی کو اور اس کی والدہ کو جو ICJ میں لے کے گئے کہ وہ ان کی آواز بنے اور چیلنج کیا, انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارا کیس نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے بلکہ UN سے ڈیمانڈ کی جائے کمیشن آف انکوائری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ٹریبیونل ہے. اور ابھی ریسنٹلی اسٹاک وائٹ نے ایک لا فرم ہے لندن کے اندر جس نے 2000 سے زائد ٹیسٹمنیز کلیکٹ کی ہیں. تو میں تو حاضر ہوں, میری بیٹی بھی حاضر ہے ٹیسٹمنی دینے کے لیے. دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جائیں, کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں, اور UN کی قراردادوں کے مطابق ہی انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں جو دنیا ریکگنائز کرتی ہے, اور یہ ہماری وائسز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے فور فرنٹ پر ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمارے اوپر پریشر بھی ہے, ہر لحاظ سے ہمیں توڑنے کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں انڈیا کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی, دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گی یاسین صاحب اور کشمیر کاز کے حوالے سے, اور اس میں کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, میں پاکستانی قوم ہمارے